हेलो गाइस, दिस इज़ द रोहित एंड वेलकम बैक इन दिस वीडियो। तो ये प्रॉपर्टी लॉ का सेकंड पार्ट है, यानी पार्ट फर्स्ट पहले ही आ चुका है। तो अगर वो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले उसको देखना, उसके बाद इसको देखना, ठीक है ना। तो 20 क्वेश्चन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, उसके आगे वाले इस वीडियो में होने वाले हैं डिस्कस, ठीक है ना। तो और एक और बात, अगर इस पेपर का PDF फॉर्मेट अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम पे आप जाइए, सेम नेम से आप सर्च करोगे लॉयर रोहित माथुर, तो वहाँ पे एक चैनल है, उस पे फाइल में आप चले जाओगे तो वहाँ पे बेयर एक्ट, घटना चक्र और पेपर्स और भी जो लीगल जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सभी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 21 कहता है संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत सुखभोग का अधिकार प्रमुख विरासत से अलग स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। ये जो कथन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही, ऑप्शन नंबर बी गलत है, ऑप्शन नंबर सी कहता है कथन आंशिक रूप से सत्य है, ऑप्शन नंबर डी कहता है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 6 के अंतर्गत क्या होता है। चलिए ऑप्शन नंबर पहला पढ़ते हैं। भविष्य के रखरखाव का अधिकार अंतरित किया जा सकता है। यानी कि आप सेक्शन 6 आप पढ़ोगे तो उसका सब सेक्शन डी उसमें आप पढ़ोगे तो उसमें ये दे रखा है, ठीक है। तो उसमें आपको मिल जाएगा। तो यानी कि अब आप ऑप्शन नंबर है भविष्य के रखरखाव का अधिकार अंतरित किया जा सकता है, यानी ट्रांसफर किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी अंतरित नहीं किया जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता, इसकी बात हो रही है भविष्य के रखरखाव के अधिकार के बारे में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि अभी मैंने बताया कि सेक्शन 6 के सबसेक्शन डी में ये दिया गया है, तो प्रावधान तो है, यानी सी तो वैसे ही गलत हो गया। अब डी पे बात करते हैं। डी ऑप्शन हमारा कहता है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि अंतरित नहीं किया जा सकता, ठीक है। सेक्शन 6 आप पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23। तो जो क्या है, संपत्ति अंतरण अधिनियम 82 के अंतर्गत ऑप्शन नंबर पढ़ते हैं। ए केवल दावा अधिकार अंतरित किया जा सकता है, यानी कि जो श्यू करने का होता है वो ट्रांसफर किया जा सकता है कि नहीं अधिकार। ऑप्शन नंबर बी केवल दावा अधिकार अंतरित नहीं किया जा सकता। देखिए जब सेक्शन 6 में आप ई पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा कहता है अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान है ही नहीं, तो जब मैंने बता दिया सेक्शन 6 में दे रखा है तो ये सी तो वैसे ही गलत हो गया। ऑप्शन डी कहता है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। देखो मैंने पहले ही बता चुका, सेक्शन 6 से 2 क्वेश्चन तो आगे और आगे भी कई रिपीट होने वाले हैं, तो ये सेक्शन 6 को ध्यान से रट लेना, ठीक है। रट लेने का मतलब है मेरा याद कर लेना, जिसके भी पेपर हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पे, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के तहत क्या होता है। चलिए ऑप्शन नंबर पहले पे चलते हैं। एक सार्वजनिक अधिकारी का वेतन अंतरित किया जा सकता है, यानी ट्रांसफर किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी एक सार्वजनिक अधिकारी का वेतन अंतरित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर बी हो गया। ऑप्शन नंबर सी को पढ़ते हैं। अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान है नहीं, तो सेक्शन 6 में ये दिया गया है, ठीक है। तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। सेक्शन जो ऑप्शन सी है उपरोक्त में से कोई नहीं, डी कहता है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, एक सार्वजनिक अधिकारी का वेतन अंतरित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत देखिए क्या होना चाहिए। सार्वजनिक कार्यालय को अंतरित नहीं किया जा सकता, ये भी सेक्शन 6 में दिया गया था। 4 क्वेश्चन तो सेक्शन 6 से अब तक हम कर चुके हैं, और आगे मिल जाए कोई तो पता नहीं, देखो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है सेक्शन 6, इसको ध्यान से पढ़ लेना पेपर से पहले, ठीक है। हम नेक्स्ट पे जहाँ पे चलते हैं, नेक्स्ट पे नहीं सॉरी इसी पे बात करते हैं, जो कि कहता है सार्वजनिक कार्यालय को अंतरित नहीं किया जा सकता। बी ऑप्शन है सार्वजनिक कार्यालय को अंतरित किया जा सकता है। सी ऑप्शन है अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान है नहीं, ये गलत है बिल्कुल। उपरोक्त में से कोई भी नहीं, यहाँ पे जो सी आंसर हो जाएगा
वो हो जाएगा अंतरित नहीं किया जा सकता, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा हमारा। हम नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, देखिए ये भी सेक्शन 6 से ही है, यानी 5 क्वेश्चन तो आपको यहाँ से अभी अभी देखने के लिए मिल गए लगातार पेपर में, ठीक है, जो लास्ट ईयर का 2021 का पेपर है आगरा यूनिवर्सिटी का। तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट सेक्शन है, इसको तो आप ध्यान से पढ़ ही लेना, ठीक है, ये तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है हमारा, संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत कोई भी ऐसा अंतरण नहीं हो सकता जो संविदा अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत हो या विधि विरुद्ध हो। तो ये जो कथन है वो सही है या गलत है, ये भी सेक्शन 6 में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ऑप्शन ए आपका गलत है, ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन सी आंशिक रूप से सत्य है, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। सॉरी फॉर दिस क्वेश्चन, सॉरी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये जो है सही है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 7 के तहत अंतरण के लिए सक्षम व्यक्ति, सक्षम की बात हो रही है यहाँ पे, तो पढ़ेंगे। इसमें स्टेटमेंट दे रखी है। स्टेटमेंट पहली कहती है केवल संविदा करने के लिए सक्षम प्रत्येक व्यक्ति। दूसरा स्टेटमेंट दे रखा है हस्तांतरणीय संपत्ति का हकदार, यानी कि जो संपत्ति ट्रांसफर करनी है उसका हकदार भी होना चाहिए। हस्तांतरण निपटारे के लिए अधिकृत प्रत्येक व्यक्ति। तो देखिए ये दोनों ही कंडीशन दे रखी है, ठीक है। सेक्शन 7 आप जब पढ़ोगे तो उसमें ये दोनों ही कंडीशन दे रखी हैं। तो ये दोनों ही कंडीशन दे रखी हैं, तो ऑप्शन इसमें से कौन सा सुटेबल होगा वो देखते हैं। केवल ए सही है, तो देखो ए दोनों ही सही हैं, तो ए में तो आना नहीं चाहिए, यानी गलत हो गया। ए और फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं, तो बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये ऑप्शन सी कहता है केवल 2, तो ये भी गलत है। ऑप्शन डी भी गलत है और ए भी गलत है, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के तहत हस्तांतरण का अर्थ है, यानी कि ट्रांसफर। देखिए हस्तांतरण हिंदी में कहने में और इंग्लिश में बहुत, इसीलिए इंग्लिश में ना कभी कभी फ़ायदा होता है पढ़ने का, तो इससे बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है समझना भी। हस्तांतरण या अंतरण एक ही चीज़ होती है, ठीक है, इन दोनों में अलग अलग लिख के दे सकता है वो, लेकिन इंग्लिश में केवल ट्रांसफर ही बोलेगा। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, ये तो फालतू में हो गया। अब पढ़ते हैं इसको। संपत्ति अंतरण अधिनियम के तहत हस्तांतरण का अर्थ क्या होता है, यानी ट्रांसफर का अर्थ क्या होता है। तो ऑप्शन ए कहता है आंशिक या पूर्ण हस्तांतरण, स्थानांतरण। देखिए यहाँ पे हस्तांतरण और यहाँ पे स्थानांतरण, लेकिन इंग्लिश में देखिए ट्रांसफर ही है, तो ये ध्यान रखना, स्थानांतरण उससे कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है पूर्ण या सशर्त स्थानांतरण। ऑप्शन सी समाश्रित स्थानांतरण। ऑप्शन डी इज ए और बी दोनों सही हैं। तो यहाँ पे जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी कि ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 8 के तहत विधिक घटनाओं में शामिल है, क्या शामिल है वो यहाँ पे बताना है। तो ऑप्शन ए है हमारा पृथ्वी से जुड़ी मशीनरी और उसके चलने योग्य भाग। ऑप्शन बी है केवल पृथ्वी से जुड़ी हुई मशीनरी। ऑप्शन सी है पृथ्वी से जुड़ी हुई मशीनरी का केवल चलने योग्य हिस्सा। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी कि पृथ्वी से जुड़ी मशीनरी और उसके चलने योग्य पार्ट, यानी उसके भाग जो होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, संपत्ति अंतरण अधिनियम के सेक्शन 9 के तहत हस्तांतरण यानी ट्रांसफर में क्या शामिल है वो बताना है। सेक्शन 9 जो बात करता है, अगर आपने पढ़ा होगा तो चलिए पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं इसमें क्या है, फिर उस पर बात डिस्कस करना है। तो ऑप्शन ए है हमारा मौखिक हस्तांतरण, यानी कि ओरल ट्रांसफर। ऑप्शन बी इज केवल लिखित यानी रिटन। ऑप्शन सी इज केवल ए सही है। ऑप्शन डी इज केवल बी सही है। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा, देखिए जो सेक्शन 9 है हमारा
वो बात करता है ओरल के बारे में, यानी कि मौखिक के बारे में। लेकिन मौखिक के साथ उसमें रिटन भी हो सकता है। लेकिन आप जब ध्यान से पढ़ोगे तो उसमें आपको क्लियरली हो जाएगा ये कि मौखिक हस्तांतरण भी, देखिए भी यहाँ पे लगाया हुआ है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ना सही हो के ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, केवल ए सही है। ठीक है, भी यानी कि लिखित भी इसमें इंक्लूड हो गया। अगर आप पढ़ोगे ध्यान से तो कर पाओगे, वरना गलत ही होगा ये ज़्यादातर। ठीक है ना, तो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संपत्ति अंतरण अधिनियम के तहत जहां कानून द्वारा स्पष्ट रूप से लिखित होने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, अगर ये क्वेश्चन आपने ध्यान से नहीं पढ़ा तो मैं 101% श्योर हूँ कि आप इसको गलत करके आओगे। केवल आपको यहाँ पढ़ना है, केवल इतना, आवश्यकता नहीं है। किस चीज़ की आवश्यकता नहीं है? लिखित होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, लिखित होने की आवश्यकता नहीं है, बस इतने पे आपको ध्यान देना है बस। फिर तो आप लगा ही लोगे, इतना तो मेरे को पता ही है। ठीक है, इतना आपको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़िएगा। ऑप्शन नंबर है आपका, संपत्ति का हस्तांतरण हर मामले में लिखे बिना कर सकते हो, हर मामले में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, संपत्ति का हस्तांतरण यानी ट्रांसफर केवल, ठीक है, हस्तांतरण को मैं ट्रांसफर बोलूंगा, ठीक है, समझ जाना। संपत्ति का ट्रांसफर केवल लिखित हो सकता है। या सी ऑप्शन है, मौखिक हस्तांतरण का कोई प्रावधान नहीं है। या फिर ऑप्शन नंबर डी आपका क्या कहता है? ऑप्शन नंबर डी कहता है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। ठीक है, तो इसमें से आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ए। क्यों सही हो जाएगा? देखिए, हर मामले में लिखे हुए होना ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब आप ये पढ़ोगे कि लिखित की आवश्यकता नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन ए यहाँ पे फॉलो होने वाला है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति अंतरण अधिनियम 82 के तहत अलगाव, अलगाव देखिए एलियनेशन, जब इंग्लिश में आप पढ़ोगे तो इंग्लिश में और बस यही फ़र्क होता है, उससे थोड़ा ध्यान आ जाता है। हिंदी के वर्ड थोड़े चेंजेस से हो जाते हैं, लेकिन इंग्लिश के सेम रहते हैं। ठीक है, जब आप ये पढ़ोगे तो आपको सेक्शन 10 में ये सब मिल जाएगा। ये मैंने पहले ही बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमको तो समझने से मतलब है। सेक्शन 10 में ये मिल जाएगा, सेक्शन 9 में तो ओरल है ही। ठीक है, इसमें ऑपरेशन होता है और इसमें कॉम्पिटेंट पर्सन होता है। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति अंतरण अधिनियम 82 की धारा, यानी कि आपको सेक्शन बताना है किस में शाश्वतता के विरुद्ध, यानी कि द रूल अगेंस्ट द परपीच, देखिए मैं यहाँ पे अगर प्रोनाउंस गलत कर दूँ तो उससे मत लेना, ठीक है, क्योंकि वो तो चलता है, शाश्वतता ही लिखी हुई है के विरुद्ध, यानी इंग्लिश में परपीचुइटी बोलते हैं, कोई चिटी बोलते हैं, तो उस देख लेना। ठीक है, तो ये कहाँ पे दे रखा है वो आपको बताना है। शाश्वतता के विरुद्ध नियम कौन से सेक्शन में दे रखा है, सेक्शन पूछा गया है डायरेक्टली। तो सेक्शन आपने देखिए, ऑप्शन नंबर आपका है ऑप्शन नंबर 14, ऑप्शन नंबर 15, ऑप्शन नंबर 16, ऑप्शन नंबर 17। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 14। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संपत्ति अंतरण अधिनियम, संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 16 के तहत जहाँ किसी व्यक्ति या किसी वर्ग के लिए हित का निर्माण निष्फल हो जाता है, हित का यानी इंटरेस्ट का जो निर्माण किया गया है वो हो जाता है निष्फल। तो इसमें से अब हम ऑप्शन पढ़ते हैं, उसके अकॉर्डिंग लगेगा आंसर। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आंसर देना होता है। पहला ऑप्शन है, कोई हित वहाँ कोई हित उसी समव्यवहार में सृष्ट और ऐसे पूर्वक हित की निष्फलता के पश्चात यानी बाद में प्रभावी होने के लिए आश्रित कोई हित भी निष्फल हो जाता है। यानी बाद वाला, जब पहला अगर निष्फल हो गया तो उसके बाद वाला भी ऑटोमेटिक निष्फल हो जाएगा, इसका कहने का मतलब ये है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे कहता है, वहाँ कोई हित उसी समव्यवहार में सृष्ट और ऐसा पूर्वक हित निष्फल के पश्चात प्रभावी होने के लिए आश्रित कोई भी हित निष्फल नहीं होता। तो इसका ये गलत है। देखिए, जब कोई भी हमको दे रखा है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जब पढ़ोगे आप कि जहाँ किसी व्यक्ति या किसी व्यक्ति के वर्ग के लिए निर्माण निष्फल हो जाता है, तो उसके जो बाद वाला होता है वो भी जो है निष्फल हो जाता है, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है।
ए ऑप्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे संपत्ति अंतरण अधिनियम 82 की धारा 17 के तहत संपत्ति के संचयन के मामले में लंबी अवधि का प्रावधान। देखिए लंबी अवधि, इस चीज़ पे बस यहाँ पे ध्यान रखना, लंबी अवधि। अगर आपने सेक्शन 17 पढ़ा है तो वहाँ पे आप इजीली इसको देखने की भी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। ऑप्शन नंबर पहला 18, ऑप्शन नंबर बी 20 मतलब ईयर्स में दे रखा है ये, ऑप्शन नंबर सी 22 साल, ऑप्शन नंबर डी 25 साल। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए 18 साल। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 17, देखिए दूसरा क्वेश्चन 17 से ही आया के तहत संपत्ति से उत्पन्न होने वाली आय यानी उससे उत्पन्न होने वाली इनकम की अवधि के दौरान पूरी तरह या आंशिक रूप से जमा किया जाएगा। अब क्या जमा किया जाएगा, ऑप्शन नंबर पढ़ते हैं। ट्रांसफरकर्ता यानी कि जो ट्रांसफरर है, ट्रांसफरर के जीवन काल से अधिक, ट्रांसफरर के जीवन काल से कम, या ऑप्शन सी है हमारा ऐसी अवधि का उल्लेख नहीं है, या ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि ट्रांसफरर जो है उसके जीवन से कम। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से नेक्स्ट है हमारा वेस्टेड इंटरेस्ट यानी कि निहित हित। इसमें तो सीधा सीधा सेक्शन पूछ लिया है, तो ये तो आपको सभी को पता ही होगा जहाँ तक की बात है। तो सेक्शन 18 या सेक्शन 19 या सेक्शन 20 या फिर सेक्शन 21, तो इसमें से कौन से में दिया गया है वो यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा निहित हित, जो दे रखा है वो सेक्शन 19 में दे रखा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 19 देखो अभी पढ़ा है ना, उसमें क्या दे रखा है वो देखना। ऑप्शन नंबर ए कहता है कब्जा प्राप्त करने से पहले ट्रांसफरी की मृत्यु से निहित हित पराजित नहीं होता है, या फिर ऑप्शन नंबर बी कहता है कब्जा प्राप्त करने से पहले ट्रांसफरी जो है की मृत्यु से हित जो है पराजित हो जाता है, या ऑप्शन नंबर सी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इनमें से जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, वेस्टेड इंटरेस्ट के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे पराजित जो है हित हमारा नहीं होता है, जो निहित हित है हमारा वेस्टेड इंटरेस्ट है जो हमारा वो पराजित नहीं होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे संपत्ति अंतरण अधिनियम के प्रावधान के अंतर्गत अजन्मे के लाभ के लिए ट्रांसफर किया गया है और उसमें निहित हित प्राप्त करता है, तो वो कब प्राप्त करता है वो इसमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए अपने जन्म पर, ऑप्शन नंबर बी अपने जन्म के 7 दिन बाद, अपने जन्म के 12 दिन बाद, या ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका ए, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं अपन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अजन्मा व्यक्ति हस्तांतरण यानी ट्रांसफर के द्वारा अपने जन्म पर निहित हित प्राप्त करता है, हालांकि ऑप्शन नंबर है हमारा ए, ऑप्शन नंबर ए है हमारा वो अपने जन्म के तुरंत बाद भोग का अधिकार नहीं हो सकता, भोग का अधिकार नहीं हो सकता, या फिर ऑप्शन नंबर बी है हमारा वो अपने जन्म के 7 दिन बाद हकदार होगा, या ऑप्शन नंबर सी है ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। यहाँ पे ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा हो जाएगा ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वो अपने जन्म के तुरंत बाद भोग का हकदार नहीं हो सकता। ठीक है, वयस्क होने के बाद हकदार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा समाश्रित हित से संबंधित प्रावधान इसमें दिया गया है। तो इसमें सेक्शन डायरेक्ट पूछ लिया गया है, कॉन्टीजेंट जो इंटरेस्ट है उसके बारे में पूछ लिया गया है, तो ये तो ईजी है सभी कर लोगे। सेक्शन 20 वेस्टेड इंटरेस्ट के बारे में बताया गया है इसमें कि कब वो इफेक्ट में होगा। सेक्शन जो हमारा 21 है उसमें कॉन्टीजेंट कॉन्टेंट के बारे में दिया गया है, कॉन्टीजेंट इंटरेस्ट के बारे में दिया गया है। इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे जो है
करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक एम जो है, एम संपत्ति को जीवन भर के लिए एन को ट्रांसफर करता है। उसकी मृत्यु के ओ और पी को समान रूप से विभाजित करता है। उसकी मृत्यु के बाद, किसकी मृत्यु के बाद करता है? एन की मृत्यु के बाद ओ को और पी को वो संपत्ति चली जाएगी बराबर। एन के जीवन काल में ही, यानी उसके जीवित होने के समय पर ही ओ की हो जाती है मृत्यु। बचता कौन है? पी और एन। एन तो बचेगा ही, एन के जीवन काल में ही मरा है ओ, तो पी और एन बच जाते हैं। तो एन की मृत्यु पर अब जो संपत्ति है वो जाएगी किसको? मेन आंसर ये है, ये ढूंढना है इसमें। ऑप्शन नंबर पढ़ते हैं। ऑप्शन पी के पास जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है किसी भी व्यक्ति को देगा। ऑप्शन नंबर सी उस व्यक्ति को दिया जाएगा जिसका नाम विशेष रूप से ट्रांसफर में, स्थानांतर में है। या फिर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे सिंपल सा आपको ये फंडा लगाना है कि एन की मृत्यु के बाद दोनों के पास जाना था बराबर बराबर। अब इसमें से ओ तो गया काम से, तो बचा कौन? हमारा पी। तो पी को ये जो है संपत्ति चली जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति अंतरक अधिनियम की धारा 28 के अनुसार पूर्ण हित के संबंध में, अब यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर पढ़ना पड़ेगा। यह एक पूर्ववर्ती शर्त है। ऑप्शन नंबर बी, यह बाद की एक शर्त है। ऑप्शन नंबर सी और बी दोनों सही हैं। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ से मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संपत्ति अंतरण अधिनियम की सेक्शन जो 1535 है, एक व्यक्ति को ट्रांसफर करने का दावा करता है जिसे उसे करने का अधिकार नहीं है। उसी संव्यवहार के अंतर्गत वह संपत्ति के स्वामी को कोई लाभ भी प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर है हमारा ए, ऐसे स्वामी को इस तरह हस्तांतरण को पुष्ट करने या असहमत होने का चुनाव करने का अधिकार होगा। ठीक है, चुनाव उसको करना होगा। किस चीज़ का? जो संपत्ति किसी की नहीं है, वो अगर आपकी संपत्ति को दूसरे को दान में दे देता है तो उसको, आपको भी तो पूछना पड़ेगा, तो आपको चुनना पड़ेगा कि आप उसको देने के लिए तैयार हो या नहीं, यानी कि इलेक्शन करना पड़ेगा आपको। ऑप्शन नंबर बी है, ऐसा स्वामी केवल हस्तांतरण की पुष्टि के लिए चुनाव कर सकता है। ऑप्शन नंबर बी, ऐसा स्वामी केवल हस्तांतरण से असहमत हो सकता है। ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ए, ऐसा स्वामी जो है चुनाव कर सकता है। हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के तहत चुनाव के सिद्धांत के अंतर्गत लाभ लेने वाले व्यक्ति को क्या करना होगा? ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा। ऑप्शन है हमारा, बोझ हानि उठाना चाहिए, या फिर ऑप्शन नंबर बी, बोझ हानि नहीं उठाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी है हमारा, बोझ हानि का चुनाव का विषय नहीं है। ऑप्शन नंबर डी है हमारा, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जब फ़ायदा लोगे तो बोझ और हानि भी उठाओगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 33 से लेकर 37 तक अचल और चल दोनों संपत्तियों पर लागू होती है। ठीक है, जबकि धारा 38 से लेकर 53 तक लागू होती है। तो ये तो आपने पढ़ा ही होगा, स्टार्टिंग में ही दे रखा है, तो ये तो क्लियर सी बात है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं ऑप्शन में क्या क्या है। चल संपत्ति पर केवल। ऑप्शन नंबर बी, अचल संपत्ति पर। ऑप्शन सी, चल और अचल दोनों संपत्तियों पर। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि अचल संपत्तियों के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 38 संबंधित है। जो 38 है वो किससे संबंधित है वो यहाँ पे बताना है। तो बंटवारे के दायित्व के लाभों की नियुक्ति, या फिर ऑप्शन नंबर बी है, हस्तांतरण के लिए केवल कुछ परिस्थितियों में अधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्तांतरण, या हस्तांतरण जहां तीसरा व्यक्ति रख रखाव का हकदार है, या भूमि के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाले। तो इसमें से जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, कुछ परिस्थितियों में अधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्तांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
संपत्ति अंतरण अधिनियम 82 की धारा 38 लागू नहीं है, होती है। लागू कहाँ नहीं होती है वो यहाँ पे बताना है। ऑप्शन नंबर ए है पिछले हस्तांतरण के लिए जहाँ समव्यवहार अभी भी अधूरा है। ऑप्शन नंबर बी सफल हस्तांतरण के लिए जहाँ समव्यवहार भविष्य में पूरा किया जाना है। ऑप्शन नंबर सी शाश्वत हस्तांतरण के लिए। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि ये नेगेटिव क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, वीडियो देखते चले आ रहे हो, अगर इन्फॉर्मेटिव है तो लाइक ज़रूर कर देना। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 41 विबंधन यानी एस्टोपल का वैधानिक प्रयोग है। तो ये जो ऑप्शन, ये जो क्वेश्चन है ये सही है या फिर गलत है या फिर अंशतः सही है या फिर इनमें से कोई नहीं, ये आपको बताना है। तो सिंपल से ये जो बिल्कुल करेक्ट है यानी सही है, ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 41 स्वैच्छिक हस्तांतरण पर लागू होती है, निम्न पर लागू नहीं होती। किस पर लागू नहीं होती है वो आपको बताना। ऑप्शन नंबर है हमारा ए न्यायालय बिक्री पर, समाश्रित विक्रय पर, या फिर शाश्वत विक्रय पर, या अमूल्य विक्रय पर। अमूल्य है यहाँ पे, अमूल नहीं है। ठीक है, अमूल बटर वाला। तो क्वेश्चन, ठीक है क्वेश्चन पे आओ। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सॉरी ऑप्शन क्वेश्चन है हमारा, संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 44 संबंधित है। देखो 44 जो संबंधित है वो किससे संबंधित है। 44 ऑप्शन नंबर पढ़ते हैं पहले, जब पता चलेगा किससे संबंधित है। दो सहस्वामी द्वारा अंतरण यानी ट्रांसफर, देखो अंतरण भी कहते हैं, हस्तांतरण भी कहते हैं, स्थानांतरण भी कहते हैं। हिंदी में तीन तीन हो गए, लेकिन इंग्लिश में एक ही रहता है, वो है ट्रांसफर। इसीलिए ट्रांसफर याद करना ज़्यादा ईजी हो जाता है। अब यहाँ पे दो सहस्वामियों द्वारा, एक सहस्वामी द्वारा, तीन सहस्वामियों द्वारा अंतरण, या सभी सहस्वामियों द्वारा अंतरण। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कितने हो गए, 51 हो गए। चलो ख़त्म करते हैं, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आपको देखने में भी दिक्कत होगी। ठीक है, और मेरे लिए अपलोड करने में भी दिक्कत हो जाएगी, फिर उसको वाईफाई हल्का पड़ जाएगा। तो चलिए वीडियो को कर देना लाइक। और ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, इसको भी चलो कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है, रिसीवर की नियुक्ति के संदर्भ में कौन सी धारा संदर्भित है। तो ये बहुत ज़्यादा इजी है क्वेश्चन। इसको अगर आप देना चाहो तो मुझे कमेंट में जवाब दे देना इसका। वैसे चलो मैं बता ही देता हूँ, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी सही। डी यहाँ पे बिल्कुल सही यहाँ पे हो जाएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना और शेयर ज़रूर कर देना, जिसके भी एग्ज़ाम चल रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपका कौन सा पेपर कब है, उसी के हिसाब से वीडियो आ जाएगी। ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको लगातार वीडियो मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।